Hello everyone, welcome back to our channel. This is briefly PSC Medieval History MCQ प्रैक्टिस सीरीज का थर्ड वीडियो है. हमारा टॉपिक रहने वाला था द दिल्ली सल्तनत पार्ट 1. So without wasting any time, let's get straight into the video. Question first. With the reference to the consolidation of the Delhi Sultanate during the reigns of Qutbuddin Aibak, Iltutmish and Ghiyasuddin Balban, consider the following statements. First, Iltutmish strengthened the institutional foundations of the Delhi Sultanate by organizing a select corps of Turkish nobles known as the Turkani-Chahalgani. Second, Balban's theory of kingship emphasized that the Sultan derived authority primarily from the consent of the Turkish nobility. Third, although Qutbuddin Aibak laid the foundation of the Delhi Sultanate, it was Iltutmish who secured its political legitimacy against both internal rivals and external threats. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3 ओनली. ये जो तुर्कान ए चहालगनी है, इसे बोला जाता है कॉर्प्स ऑफ 40. 40 टर्किश नोबल्स का ये एक इलीट ग्रुप होता है जिसको इल्तुतमिश ने ऑर्गेनाइज किया था ताकि जो दिल्ली सुल्तान की जो पोजीशन है उनको उसको स्ट्रॉन्ग की जा सके. ठीक है, क्योंकि नोबल्स का जिसके पास भी सपोर्ट रहेगा उसको अल्टीमेट पावर ग्रांट होगी उस सुल्तान को. ठीक है. बलबान का जो स्टेटमेंट दिया ये रॉन्ग है क्योंकि बलबान ने उल्टा इनकी पावर को क्रश किया था. क्योंकि बलबान जो है सिर्फ एक क्योंकि बलवान जो था वो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप में बिलीव करता था, यानी कि जीले इलाही. मतलब जितनी भी पावर थी वो अपने हाथों में रखना चाहता था. वो नहीं चाहता था कि उसकी जो भी पावर है वो टर्किश नोबल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे. इसीलिए उसने कि जो जितनी हो सके उतनी पावर को उनको कैंसिल उसने किया था. थर्ड स्टेटमेंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन जरूर किया था, एकदम करेक्ट बात है, लेकिन एक्चुअल जो है उसकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी वो इल्तुतमिश ने जो है एस्टैब्लिश की थी. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. Question 2. With reference to the Iqta system during the early Delhi Sultanate, consider the following statements. First, under Iltutmish, the Iqta system became an important instrument for maintaining the army without imposing a heavy burden on the central treasury. Second, the Sultan retained the authority to transfer or remove an Iqtadar from his assigned Iqta. Third, an Iqtadar was the hereditary owner of the land assigned to him and could transfer it to his successors. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 ओनली. हम यहाँ पे एकता सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं. उस समय पे क्या होता था, छोटे छोटे लैंड के जो पीसेस रहते थे है ना, उनको बोला जाता था एकता. ठीक है. अब इन लैंड की जिम्मेदारी जो है या तो किसी नोबल को दे दी जाती थी या किसी सोल्जर को दे दी जाती थी या कोई भी और भी दूसरे जो रॉयल ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको जो है ये एकता प्रोवाइड किया जाता था. अब क्यों दिया जाता था, देखो ये जो ऑफिसर्स रहते थे इनको सैलरी मिलती थी. अब उन सैलरी के एक्सचेंज में उनको ये एकता दे दिया जाता था, लैंड का एक हिस्सा जिसमें वो लैंड रेवेन्यू वो लोग कलेक्ट करते थे. साथ ही साथ कुछ ट्रूप्स भी उनको मेंटेन करके रखना पड़ता था. किसके लिए? सुल्तान के लिए. इल्तुतमिश के समय में इतना सिस्टम जो है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि वो और ज्यादा एक्सपांड हो गया था. यही से इन चीजों की शुरुआत थी कि वो सैलरी ना पे करना पड़े, उनको क्या करते थे ये लोग ऐसा लैंड दे देते थे ताकि जो है वो उससे रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, कुछ हिस्सा अपने पास रखे, बाकी जितनी भी रेवेन्यू जनरेट हुई वो सभी सुल्तान के पास जो सेंट्रल ट्रेजरी में चली जाती थी. साथ ही साथ उनको कुछ ट्रूप्स भी मेंटेन करके वहां पे रखना पड़ता था. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट है कि सुल्तान के पास पूरा राइट होता था कि वो चाहे तो वो प्रॉपर्टी को इक़्तिदार से वापस ले सकते थे या तो किसी और को असाइन कर सकते थे. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इक़्तिदार की जो पोजीशन हुआ करती थी वो हेरिडिटरी नहीं हुआ करती थी, वो ट्रांसफरेबल थी. सुल्तान को जिसको लगेगा कि वो केपेबल व्यक्ति तो उसके पास वो प्रॉपर्टी चली जाती थी. ठीक है. थर्ड, विद रेफरेंस टू द अर्ली दिल्ली सल्तनत, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. First, the investiture granted by the Abbasid Caliph to Iltutmish strengthened the political legitimacy of the Delhi Sultanate in the Islamic world. Second, the defeat of Yildiz and Kabacha enabled Iltutmish to establish effective control over northwestern India. And third, Iltutmish accepted the suzerainty of the Mongols to secure his throne against rival Turkish claimants. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली. बस स्टेटमेंट हमारे
करेक्ट है। 1229 सीई में जो अब्बासिड कैलिफ थे, उन्होंने इल्तुतमिश को जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी जो है ट्रांसफर कर दी थी। इन्वेस्टिट्यूट का मतलब होता है उसको, उस पोजीशन को ग्रांट करना। ये जो यिल्दीज एंड कुबाचा थे, ये भी टर्किश नोबल्स थे एंड ये भी जो है दिल्ली की जो गद्दी थी उस पर अपना हक जता रहे थे। एंड देन इल्तुतमिश ने इनको वॉर में डिफीट किया था एंड देन अपनी पावर को और ज्यादा कंसोलिडेट कर लिया था। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। एंड तीसरी चीज की इल्तुतमिश ने मंगोल्स की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इल्तुतमिश ने ना तो कभी मंगोल्स की सोवरेनिटी एक्सेप्ट करी, ना ही कभी उनका सबऑर्डिनेट बना। और इल्तुतमिश के समय मंगोल्स की एक व्यक्ति से लड़ाई चल रही थी जिसका नाम था जलालुल दीन मंगबुर्नी, है ना। तो ये मंगोल से भागकर इनके कोर्ट में आना चाह रहा था इल्तुतमिश के, बाद इल्तुतमिश ने इसको मना कर दिया था बिकॉज ही वांटेड टू स्टे न्यूट्रल। क्वेश्चन 4, with reference to Razia Sultan, consider the following statements. First, Razia Sultan attempted to reduce the overwhelming influence of the Turkish nobility by promoting capable non-Turkish officers. Second, the elite noble declined their support to Razia because of her independent style of governance. Third, before his death, Iltutmish had expressed his preference for Razia as a successor over his surviving sons. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इल्तुतमिश जब डेथ बेड पे था तब उसने अपनी बेटी रजिया को जो है प्रेफरेंस दी थी ओवर हिज सन्स कि अब वो रजिया जो है दिल्ली की सुल्तान बनेगी, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो रजिया सुल्तान ने को पता था कि जो 40 नोबल्स का ग्रुप है, टर्किश नोबल्स का जो ग्रुप है जो उनके फादर ने ही बनना ऑर्गेनाइज किया था, वो किसी भी तरीके से किसी भी सुल्तान को इंडिपेंडेंट रूल करने नहीं देंगे और जब तक वो उनको नहीं हटाया जाएगा तब तक उनकी जो पावर है एक्चुअल जो सुल्तान के पास होनी चाहिए वो नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट किए कि किस तरीके से नोबल्स की जो पावर उसको कर्ब किया जा सके, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड उनकी जो इंडिपेंडेंट तरीका था गवर्न करने का कि उनको बार बार नोबल्स के पास न जाना पड़े किसी भी चीज़ के लिए, एंड देन शी कैन टेक द डिसीजंस ऑन हर ओन, तो वो चीज़ नोबल्स को खटक रही थी जिसकी वजह से वो उन्होंने अपना सपोर्ट रजिया को देना मना कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट भी जो एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 5th, consider the following statements regarding theory of kingship under Ghiyasuddin Balban. First, Balban emphasized the exalted status of the Sultan by introducing court practices such as sajda and pabos. Second, Balban believed that the authority of the Sultan should remain subject to the collective will of the Turkish nobles. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ओनली। देखो रजिया सुल्तान ने जो है ना 1236 से 39 तक बस रूल कर पाई थी वो, क्योंकि नोबल्स को उनका जो इंडिपेंडेंट तरीका था गवर्न करने का वो चीज़ पसंद नहीं थी, और दूसरी चीज़ की वो वुमेन थी, वो चीज़ भी उन लोगों को पसंद नहीं थी कि वुमेन का ऑर्डर उनको मानना पड़ेगा। उनके एक एबिसीनियन नोबल था याकुत खान, उनके काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रिलेशन थे उनके साथ, बट वो उनको खटक नहीं रहा था जिसकी वजह से उनको उस गद्दी से हटा दिया गया था। बाद में एक रिबेलियन भी हो जाता है, रजिया सुल्तान को कैप्चर कर लिया जाता है अल्तुनिया के थ्रू, पर बाद में वो उनसे शादी कर लेती है ताकि वो दिल्ली को वापस पा सके। वहाँ से निकलने के बाद फॉरेस्ट में कुछ बैंडिट्स उनको घेर लेते हैं जिसमें फाइट करते वक्त उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। बाद में जब आता है बलबान का टाइम शुरू होता है 1246 से करीब 87 तक ये रूल करते हैं। बहुत सारे मेजर चेंजेस जो है ये उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत के अंदर पे करते हैं, जिसमें से एक था ये सिजदा एंड पैबोस। इस चीज़ को प्रैक्टिस को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इन प्रैक्टिस में क्या होता था कि जो उनके सब्जेक्ट्स थे सुल्तान के, वो उनके सामने आके पूरा झुककर उनके पैरों को जो है किस किया करते थे, ताकि वो सुल्तान को बता सके कि दे आर कम्प्लीटली सरेंडर्ड टू द सुल्तान। दूसरी चीज़ कि बलबान believed that the authority of the sultan should remain subject to the collective will of the nobles। ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बलबान भी उसी ही डायरेक्शन में थे कि उनको भी चीज़ का अंदाजा था कि टर्किश नोबल्स की पावर को कर्ब करना पड़ेगा अगर सुल्तान को इंडिपेंडेंटली रूल करना है और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो क्वेश्चन 6, with reference to the Iqta system under the early Delhi Sultanate, consider the following statements.
First, the assignment of an Iqta implied the transfer of ownership of land to the Iqtadar. Second, the Sultan retained the authority to transfer or dismiss an Iqtadar. Third, an Iqtadar was generally expected to maintain troops and perform administrative functions from the revenue collected. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 and 3 ओनली। अभी हमने एक सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था एंड मेजर चीज एंड मोस्ट चीजें मैंने वहीं बता दी थी। पहले स्टेटमेंट तो हमने वहां पे डिस्कशन भी किया था कि किसी भी व्यक्ति को इक्ता मिलना बिल्कुल भी चीज को नहीं दर्शाता था कि वो उसका ओनरशिप हो गया और वो हेरिडिटरी हो गया है ना। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। एग्जैक्टली सुल्तान के पास पूरा राइट रहता था कि वो प्रॉपर्टी को या तो इक्तदार को डिसमिस कर देंगे या तो वो किसी और को ट्रांसफर कर देंगे। एंड तीसरी चीज, वो इक्तादार को जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो कुछ तो अपने लिए रखते थे लेकिन उसका जो कुछ हिस्सा सेंट्रल में भेजना पड़ता था एंड कुछ और हिस्से से उनको ट्रूप्स को भी मेंटेन करना रखना पड़ता था सुल्तान। Question 7. Consider the following statements regarding the economic developments during the early Delhi Sultanate. First, the introduction of a stable currency system under Iltutmish facilitated commercial transactions. Second, growth of urban centers during the Sultanate was linked to administrative expansion and military establishments. Third, the Delhi Sultans discouraged long distance trade to reduce the influence of foreign merchants. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। इल्तुतमिश ने सिल्वर टंका एंड कॉपर जित्तल ये दो करेंसी सिस्टम को जो है स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इन करेंसी सिस्टम की वजह से जो उस समय की इकोनॉमी थी वो स्टेबल हो चुकी थी। ठीक, क्योंकि एक प्रॉपर आपके पास प्रॉपर मॉनिटरी सिस्टम है, कॉइनेज सिस्टम है, तो उससे ट्रेड करने में, टैक्सेशन करने में चीज़ों की बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी, जिससे अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ होने लगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपांशन हुआ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हुए, जगह जगह पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स बने, कैंटनमेंट बने, मार्केट को और प्रॉपर तरीके से कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, स्पेशली इन दिल्ली एंड लाहौर, है ना, जिससे और भी ज़्यादा ट्रेड एक्सपांड हो गया एंड रेवेन्यू और ज़्यादा जनरेट होने लगी। एंड दिल्ली सुल्तान तो और एनकरेज करते थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को, ना ही डिस्करेज करते थे, इसीलिए जो है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कोई भी सुल्तान जो है अपने सही दिमाग में होगा तो किसी भी तरीके से फॉरेन ट्रेड को जो है वो डिसमिस नहीं करेगा। क्वेश्चन 8, with reference to the social structure of the early Delhi Sultanate, consider the following statements. First, the Turkish ruling elite constituted only a small section of the population but occupied most of the important political and military offices. Second, the ulema exercised influence in religious and judicial matters, though the extent of their political influence varied from one sultan to another. Third, the Delhi Sultanate completely abolished the authority of local chiefs and village communities throughout its territories. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। टर्किश रूलिंग एलीट यानी कि वही ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबल्स, ठीक है, एकदम छोटा सेक्शन था और यही लोग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करके रखते थे टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स ऑफ द सल्तनत। करेक्ट स्टेटमेंट है। दिल्ली सल्तनत में रिलीजियस एंड जुडिशियल मैटर्स हुआ करते थे, वो उलेमा के अंडर पे हुआ करते थे, क्योंकि उस समय ये लोग अपना शरिया होता था, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है ये लोकल पब्लिक को भी उसी अकॉर्डिंग ये लोग चलाना चाहते थे, जिसकी वजह से जो भी जिम्मेदारी उसकी रहती थी वो उलेमा के ऊपर रहा करती थी। एंड थर्ड स्टेटमेंट की दिल्ली सल्तनत ने लोकल चीफ्स की अथॉरिटी को खत्म कर दिया था, गलत स्टेटमेंट है भाई। कैसे हो सकता है? अगर दिल्ली सल्तनत के लोकल लेवल पे किसी ऑफिसर्स को रखेगा नहीं तो क्या सुल्तान खुद आके देखेगा गांव-गांव जाके कि भैया क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? ऐसा तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। सेंट्रल में अथॉरिटी तो उसको लोकल में भी कुछ ऐसे चीफ्स चाहिए ताकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सके। जैसे हमने एकता की बात करी थी, उसके अलावा खुद होते हैं, मुकद्दम्स होते हैं, ये जो बड़े बड़े लैंड ओनर जो रहा करते थे ना उनको बोला करते थे, उन सभी के पास कुछ ना कुछ ड्यूटी रहा ही करती थी, ठीक है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्वेश्चन 9th, विद रेफरेंस टू द तुर्कान चहालगनी कॉर्प्स ऑफ 40, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First, it emerged as an influential body of Turkish nobles, including Indian Muslims, under Iltutmish. Second, Balban sought to curb its political influence in order to strengthen the authority of the Sultan.
Third, membership of the Chahal Gani was open to all nobles serving the Delhi Sultanate irrespective of their ethnic origin. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू ओनली। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल ग्रुप तो ज़रूर था टर्किश नोबल का, लेकिन इसमें जो टर्किश ओरिजिन थे सिर्फ वही उसमें शामिल थे। कोई भी जो इंडियन मुस्लिम्स जो थे जो कन्वर्ट हो चुके थे वो लोग इसमें शामिल नहीं हुआ करते थे उस वक्त, है ना। उस समय इनको क्या बोला जाता था, मलेच्छास, इनकेपेबल माना जाता था इन लोगों को। दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट है कि बलबान ने जो है इनकी अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा कर्व किया था ताकि ये अपनी पावर को खुद कंसोलिडेट कर सके अपने हाथों में। एंड तीसरी चीज़ कि जो मेंबरशिप थी चहलगानी की वो सभी के लिए ओपन नहीं थी। क्वेश्चन 10th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बलबान्स फ्रंटियर पॉलिसी। First, Balban strengthened forts and stationed experienced military commanders along the northwestern frontier. Second, his frontier policy was primarily directed against repeated Mongol incursions. Third, Balban adopted a policy of matrimonial alliances with the Mongols to ensure peace. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। तो बलबान के टाइम पे भी जो है मंगोल्स परेशान किया करते थे। उन लोगों की हमेशा से कोशिश रही थी किस तरीके से इंडिया में जो है वो लोग एंटर कर पाए, पर कभी भी वो लोग एंटर जो है नहीं कर पाए थे। इवन आलाउद्दीन खिलजी के टाइम तक भी जो है खिसता जाएगा इनका चैप्टर। ठीक है, तो बलबान ने उसी चीज़ को देखते हुए बार बार उनका जो हमला होता था, उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने अपने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था। बहुत ज़्यादा आर्मी वहाँ पे जो हमेशा स्टेशन रहा करती थी एंड एक्सपीरियंस मिलिट्री कमांडर्स वहाँ हुआ करते थे। ठीक है, एंड ये चीज़ भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो फ्रंटियर पॉलिसी थी वो मेनली जो है मंगोल इनकर्जन्स के अगेंस्ट ही बनाई गई थी। एंड तीसरी चीज़ की बलबान ने मैट्रिमोनियल अलायंस को अडॉप्ट किया था ताकि मंगोल्स के साथ रिश्ते अच्छे हो सके। तो ये गलत स्टेटमेंट है, वो हमेशा से मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस में अपने डिपेंडेंट थे, ना कि मैट्रिमोनियल रिलेशंस पर। Question 11. Consider the following statements. First, contemporary chronicles such as Minhaj-us-Siraj provide valuable information regarding the reigns of Iltutmish and Razia Sultan. Second, since these chronicles were written under royal patronage, they should be used critically by historians. Third, literary sources along with other resources are essential to reconstruct the history of the Delhi Sultanate. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मिनहाज उस सिराज ये एक हिस्टोरियन थे जिन्होंने इल्तुतमिश एंड रज़ी सुल्तान के बारे में अपनी लिटरेरी वर्क में काफी मेंशन किया था। उसका नाम था तबाकते नसीरी। इसमें जो है काफी कुछ इनके बारे में उन्होंने मेंशन किया था। ठीक है, अब देखियो जितने भी हिस्टोरियन रहते हैं ना, अगर किसी सुल्तान के अंडर पे वो रहते थे, ठीक है, तो वो सुल्तान की बड़ाई ही लिख सकते थे, है ना। कुछ गलत सलत लिख दिया तो भैया उनका तो खेल खत्म है फिर। इसीलिए जब भी वो कुछ भी लिखते थे उन सुल्तान के बारे में तो उसको बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करते हैं प्रेजेंट डे के हिस्टोरियंस, क्योंकि उनको भी ये चीज़ का अंदाज़ा है उस समय में कि अगर कि वो हर चीज़ सुल्तान के बारे में अच्छी ही लिखेंगे, ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअल में ऐसा हो। Question 12. With the reference to the consolidation of the early Delhi Sultanate, consider the following statements. First, Iltutmish strengthened the institutional foundations of the Sultanate through the Iqta system and the organization of the Chahal Gani. Second, Razia Sultan's attempts to reduce the dominance of the Turkish nobility contributed to political opposition against her. Third, Balban restored the prestige of the monarchy by strengthening central authority and reducing the political influence of powerful nobles. करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं। अभी हमने इन तीनों के बारे में डिस्कशन जो है वो कर चुके हैं कि इक्ता सिस्टम को एंड चहालगानी सिस्टम को इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि सल्तनत को जो है और ज़्यादा पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल सके। रज़ी सुल्तान ने उसको कम करने की कोशिश की थी, प्लस बलबान ने भी वही चीज़ की थी, जिसमें रज़ी सुल्तान तो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी बट बलबान ज़रूर सक्सेसफुल थे। Question 13th. With reference to the literary works of the early Delhi Sultanate, consider the following statements. First, Tabaqat-e Nasiri was authored by Minhaj-us-Siraj and is an important source for the reigns of Iltutmish and Razia Sultan. Second, Amir Khusro served only under Alauddin Khilji
and therefore does not provide information about the slave dynasty. Third, court chronicles of the Delhi Sultanate generally combine historical narration with the political outlook of their patrons. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 ओनली। तबाकती नसीर किसने लिखा था? मिनहाज उस सिराज, जिसमें हमें इल्तुतमिश रज़ी सुल्तान के बारे में डेटा मिल जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट जो भी हमने बात की थी कि जो भी कोर्ट क्रॉनिकल्स हुआ करते थे यानी हिस्टोरियन जो हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के, वो अपने जो भी उनके पैटर्न रहा करते थे यानी कि सुल्तान जिसके कोर्ट में वो रहेंगे वो हमेशा उसकी क्या करेंगे? तारीफ ही करेंगे। तो वो स्टेटमेंट भी जो क्या है एकदम करेक्ट है। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि आमिर खुसरो ने सिर्फ आलुद्दीन खिलजी को बस सर्व किया था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि आमिर खुसरो जो जलालुद्दीन के कोर्ट में भी थे, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के कोर्ट में भी थे, गियासुद्दीन तुगलक के कोर्ट में भी थे। तो वो स्टेटमेंट एकदम गलत है। आमिर खुसरो जो है इनको पैलेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है या फिर तूतिए हिंदमी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ कव्वाली भी कहा जाता है, ठीक है। एंड इनके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। सिल्वर टंका एंड कॉपर जित्तल को इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी चीज ये एक प्रॉपर तरीके से कॉइनेज सिस्टम स्टार्ट हो गए थे ना, यानी आपकी इकोनॉमी में एक प्रॉपर करेंसी आ गई है। अब इसका ही जो है सर्कुलेशन होगा। आप किसी एक ही अब आपको क्लियरली पता है कि किन करेंसी का जो है सर्कुलेशन आपकी इकोनॉमी में होगा, तो उस तरीके से आप आसानी से जो है चीज़ों का टैक्सेशन जो है, कैलकुलेशन है, ट्रेड का एक्सपांशन है, वो आप कर पाओगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड जो टंका की वैल्यू थी was based entirely on fiat करेंसी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि फिएट करेंसी से आप क्या समझते हैं? फिएट करेंसी का मतलब होता है वो करेंसी जिसकी वैल्यू लोगों के भरोसे पे बनती है, यानी उसकी वैल्यू गोल्ड या सिल्वर जैसी नहीं होगी। गवर्नमेंट या तो कोई लॉ बना देगी उस पर, या तो फिर लोगों के ट्रस्ट पे के हिसाब से जो है वो करेंसी चलती रहेगी। गलत स्टेटमेंट है। जो टंका था वो लीगली उनकी एक मेटेलिक कॉइन था, सिल्वर से बना हुआ था, ठीक है। Question 15th. With reference to the Qutub Minar complex, consider the following statements. First, construction of the Qutub Minar was begun by Qutubuddin Aibak and completed by Iltutmish. Second, the Quwwat ul Islam Mosque is regarded as one of the earliest surviving mosques built by the Delhi Sultans. Third, both the Qutub Minar and the Quwwat ul Islam Mosque were constructed using materials obtained after destroying Hindu temples. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट जरूर करवाया था, बट उनकी जहाँ हॉर्स पोलो खेलते वक्त डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इल्तुतमिश का रूल स्टार्ट हो गया था एंड इसकी वजह से इल्तुतमिश ने उसको जो है कम्प्लीट करवाया था। दूसरी चीज़ कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, ये दिल्ली में बना हुआ पहला मॉस्क था जिसको टर्किश रूलर ने बनवाया था। वो भी किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड तीसरा स्टेटमेंट, जितने भी कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क हैं, जितने भी ये जो आर्किटेक्चर उस समय बन रहे थे, सभी के सभी हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद उससे जो मटेरियल बनता था, है ना, उससे ये लोग यूज़ करके जो है अपनी वर्शिप की प्लेसेस को कंस्ट्रक्ट कराया करते। क्वेश्चन 16, with reference to the succession practices in the early Delhi Sultanate, consider the following statements. First, there was a fixed law of primogeniture governing succession to the throne. Second, military capability and the support of influential nobles cannot determine the success of a claimant. Third, the nomination of an heir by the reigning sultan always ensured a peaceful transfer of power. Which of the statements given above is or are correct? So correct answer है none. अर्ली दिल्ली सल्तनत में कोई भी फिक्स लॉ नहीं था प्राइमोजेनिचर का। इसका मतलब होता है कि फादर के बाद उनका बेटा, देन उसके बाद उनका बेटा, एंड देन ये प्रोसेस जो है चलती ही जा रही है। मतलब इनके जो कोई और भी चचेरे भाई वगैरह होंगे उनको नहीं मिलेगी थ्रोन। जो एक बार किसी फादर की तरह चल गई फिर उन्हीं की ही लीनियज चलती रहेगी। तो ये जो सिस्टम में है वो था ही नहीं। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मिलिटरीली कैपेबल होगा, जिसका जितना ज़्यादा उन चहलगनी में इन्फ्लुएंस होगा नोबल्स के बीच में, है ना, वही जो है उस थ्रोन में बैठ पाता था।
था। तो ये स्टेटमेंट लिखा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड सपोर्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल नोबल्स कैन नॉट डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ अ क्लेमेंट। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरी चीज कि सुल्तान जो है अपना एयर को सेलेक्ट कर लिया करते थे, जिसकी वजह से पीसफुल ट्रांसफर हो जाता था पावर का। गलत स्टेटमेंट है। पीसफुल ट्रांसफर पावर नहीं होता था। जिसको लगता था भैया कि हम डिजर्विंग है, तो वो आपस में लड़ भड़ के मार काट करके जो है थ्रोन में बैठ जाया करते थे। Question 17th. With reference to the architecture of the early Delhi Sultanate, consider the following statements. First, early Sultanate architecture in North India displayed a fusion of the Trabeate and arcuate styles of construction. Second, the extensive use of calligraphy and geometric designs in religious buildings was partly influenced by the Islamic prohibition on the depiction of living beings in sacred spaces. Third, the earliest monuments of the Delhi Sultanate were constructed entirely by craftsmen brought from Central Asia. Which of the statements given above is or are correct? Correct answer option number A, 1 and 2 only. शुरू में इनका जो कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, है ना, उसमें फ्यूजन हुआ करता था ऑफ द ट्रेबिएट एंड आर्किड स्टाइल। अब ट्रेबिएट से आप क्या समझते हैं? बीम एंड लेंटल, यानी कि जैसे डोर है या कोई विंडो भी है ना, उसके ऊपर यहाँ पे जो एक स्टील का जो है सपोर्ट दिया जाता था, इसको बोला जाता है ट्रेबिएट। एंड आर्किड स्टाइल में जो आर्च वाली जो स्टाइल थी ना, ऐसी वाली, ये जो है बनना शुरू हुआ था। बट जो ट्रू आर्च जो पहुंचा था वो आलाउद्दीन खिलजी के ही टाइम पे पहुंचेगा। अभी जो इनकी ये शुरुआत हुई थी, तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। दूसरी चीज कि इनके इस्लामिक बिलीव्स के अकॉर्डिंग किसी भी ह्यूमन का डिपिक्शन करना आर्ट में प्रोहिबिटेड है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कि वो उनके जो गॉड है सिर्फ वही बस इंसान को बना सकते हैं, जो कारीगर है वो नहीं बना सकता। इसलिए वो मोस्टली कैलीग्राफी एंड जो ज्योमेट्रिक डिजाइंस हुआ करती थी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ आर्ट एंड कल्चर वाली बुक में है ना, वो सारी डिजाइंस लोटस बना रहे हैं, कुछ ऐसी ऐसी डिजाइन बना रहे हैं, कलरफुल टाइल्स का यूज कर रहे हैं, इन चीजों का ये लोग यूज किया करते थे। तीसरी चीज कि जो मॉन्यूमेंट्स बनाते थे जितने भी क्राफ्ट्समैन थे सिर्फ सेंट्रल एशिया से थे। गलत स्टेटमेंट है। जो लोकल कारीगर थे सब लोग उनको भी जो है इंडक्ट किया करते थे। Question 18th. With reference to the early Indo-Islamic architecture of the Delhi Sultanate, consider the following statements. First, the earliest builders of the Delhi Sultanate initially experienced difficulty in constructing the true arch and true dome using local building traditions. Second, the use of corbelled arches in some early Sultanate monuments reflects a transitional phase in architectural development. Third, by the reign of Qutbuddin Aibak, the technique of constructing the true arch had been perfected in all major monuments of the Delhi Sultanate. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। ट्रू आर्च ट्रू डोम का कॉन्सेप्ट है वो उस समय इंडियन लोकल जो कारीगर थे उनके लिए नया नया था, तो शुरू शुरू में जो उनको इन चीज़ों को बनाने में डिफिकल्टी हुआ करती थी। करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी चीज़ कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की रीन जब तक खत्म हुई तब तक ट्रू आर्च जो है एकदम परफेक्ट हो चुकी थी, तो गलत स्टेटमेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जाके परफेक्ट होती है, उस समय नहीं है ना। तो उससे पहले ये जो आर्च बनाते थे ये लोग कोरबेल्ट आर्चेस बनाते थे। इसमें क्या होता था, ये ऐसे एक पत्थर रखा, फिर एक पत्थर यहाँ रखा, एक पत्थर यहाँ रखा, ऐसे 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 रखते रखते जो है ऐसे एक आर्च का जो है फॉर्मेशन ये लोग करते थे, है ना। ये वाला जो है उसमें लोगों को बनता था उस समय कोरबेल्ट आर्चेस। तो शुरू शुरू में जो इसकी ये लोगों ने शुरुआत करी थी, ऐसे ऐसे करते करते जो फाइनली जो है टू आर्च वाले जो में ये लोग पहुंच जाएंगे। तो एक तरीके से ट्रांजिशनल फेज था आर्किटेक्चर डेवलपमेंट है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये थे हमारे सभी क्वेश्चंस। आई रियली होप आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। इसके बाद अब जो नेक्स्ट सैटरडे उसमें दिल्ली सल्तनत आएगा, उसमें जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मिलिट्री डेवलपमेंट जो भी है वो सब उसमें एक बार में कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको आज का कंटेंट भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड अगली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।